हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी वोकेबलरी की क्लास में हम ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि ये जो ईडियम्स होते हैं ये क्या होते हैं, किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है और इनका यूज़ हम सेंटेंस में भी करेंगे जिससे कि आप उसके मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि ये ईडियम्स और फ्रेजेस होते क्या हैं। चलिए तो पहले यही समझ लेते हैं कि ये ईडियम्स और फ्रेजेस आखिर होते क्या हैं। तो ईडियम्स और फ्रेजेस एक वर्ड्स का ग्रुप होते हैं, यानी कि ये कुछ भी नहीं है, एक वर्ड्स का ग्रुप होते हैं और इस ग्रुप में ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड है ये फिक्स वर्ड्स रहेंगे, यानी कि इन वर्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो ग्रुप है और इस ग्रुप में वर्ड्स को चेंज नहीं किया जा सकता, ये वर्ड्स फिक्स्ड होते हैं और जैसे ये वर्ड्स फिक्स्ड होते हैं ऐसे ही इनका ये मीनिंग भी फिक्स्ड होता है। और कई बार जो शब्द लिखे होते हैं उनका वो मतलब ना होकर कोई और मतलब होता है, इसीलिए ईडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ना समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनका वो मीनिंग ना होकर कोई और मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हिंदी की बात की जाए, मैं आपसे कहूँ कि ए चल 9 2 11 हो जा, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? आपसे ही कोई कह दे कि चलो 9 2 11 हो जाओ, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ से चले जाओगे। लेकिन उसने तो किसी भी तरीके से आपसे ये कहा ही नहीं कि चले जाओ, जाने के लिए तो उसने कोई शब्द यूज़ नहीं किया, लेकिन उसने एक ऐसा इडियम बोला, हिंदी में ऐसा मुहावरा बोला जिसका मतलब शब्द कुछ और थे लेकिन मतलब कुछ और था। जैसे कि 9 2 11 होना, 9 और 2 कितने होते हैं? 11 ही तो होते हैं, लेकिन फिर भी उसका मीनिंग क्या समझा जाएगा कि यहाँ से चले जाओ। ऐसे ही अगर अब इंग्लिश की बात की जाए तो कुछ वर्ड्स ग्रुप में जो होते हैं फिक्स्ड वर्ड्स जिनका मीनिंग भी फिक्स होता है और कई बार जो मीनिंग होगा वो वर्ड से मैच नहीं करेगा, इन्हीं को क्या कहा जाता है? हाँ जी, इन्हीं को कहा जाता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट इज अ रेड लेटर डे। यहाँ पर लिखा हुआ है अ रेड लेटर डे। ठीक है, आपने देखा होगा कि कैलेंडर्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिनको रेड कलर की इंक से प्रिंट किया जाता है। वो हॉलीडे हो सकता है, कोई भी स्पेशल डे हो सकता है। तो इस इडियम का मतलब होता है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे और रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है कि कोई स्पेशल डे, कोई मेमोरेबल डे, कोई सिग्निफिकेंट डे, यानी कि आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण दिन, उसको आप क्या बोल सकते हैं? अ रेड लेटर डे। जैसे कि जिस दिन आप पैदा हुए थे वो भी तो एक रेड लेटर डे था। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इंसान के जीवन में 2 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला जिस दिन वो पैदा होता है और दूसरा जिस दिन वो ये जान लेता है कि वो क्यों पैदा हुआ है। ठीक है, तो किसी भी इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो दिन होता है उसी को क्या कह सकते हैं हम? अ रेड लेटर डे कहा जा सकता है। चलिए इसके मीनिंग को देखते हैं, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड मेमोरेबल डे। वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी महत्वपूर्ण और यादगार दिन अगर है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? अ रेड लेटर डे। जैसे कि हो सकता है जिस जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस दिन आपकी वो जॉब लगेगी वो आपकी जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन होगा, तो आप क्या बोल सकते हैं? उस दिन को आप बोल सकते हैं अ रेड लेटर डे। समझे आप? जिस दिन आपकी शादी होगी, हाँ वो भी होगा, लेकिन जॉब वाला इज मोर इम्पोर्टेंट देन शादी। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। तो इसका ये एग्जाम्पल, द डे ही गॉट द जॉब वॉज अ रेड लेटर डे इन हिज लाइफ, यानी कि जिस दिन उसको जॉब मिली, द डे ही गॉट द जॉब, यानी कि जिस दिन उसने वो जॉब प्राप्त कर दी, हिज ड्रीम जॉब, तो वो दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। सो इजी, नाइस एंड क्रिस्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम्स की तरफ। नेक्स्ट, फेस द म्यूजिक। अब इस फेस द म्यूजिक का मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक का सामना करो। ठीक है, कई बार क्या होगा कि ये जो वर्ड्स होंगे इनका जो हिंदी मतलब होगा वो उसके मीनिंग से, उनके रियल मीनिंग से मैच नहीं करेगा। इसीलिए तो ये जो ईडियम्स और फ्रेजेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वर्ड्स कुछ और मीनिंग को डिनोट करते हैं लेकिन इनका जो रियल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। इसलिए हम इनको समझ नहीं पाते, क्योंकि कहना कुछ और चाहते हैं, मीनिंग कुछ और होता है, इसलिए हम इनको समझ ही नहीं पाते। तो इस फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डांट खाना। हाँ जी, जैसे कि आपने कोई गलती कर दी, जैसे कि मान लीजिए आपने टीवी तोड़ दिया, अब घर वाले आपके दांत तोड़ेंगे। ठीक है, तो आपने टीवी तोड़ दिया है तो अब उसके बाद क्या होगा? आपको डांट पड़ेगी।
तो या फिर आपने कोई और गलती की है, जैसे कि आप फेल हो गए हैं, तब भी क्या होगा, हाँ तब बेल्ट पड़ेगी लेकिन फिर भी डांट पड़ेगी। तो इसका मतलब होता है कि आपने कोई गलत काम किया है और उस गलत काम के लिए आपको जो अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है फेस द म्यूजिक, ठीक है। चलिए इसके मीनिंग को देखते हैं और एग्जाम्पल को समझते हैं। ये इसका मीनिंग है एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि ऐसे एक्सेप्ट करना यानी कि उनको बियर करना, किसको, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि ऐसे अंजाम, कॉन्सिक्वेंसेज जैसे अंजाम जो अनप्लीजेंट हैं यानी कि जो अच्छे नहीं हैं। अब आप क्या करोगे, टीवी तोड़ोगे तो दरवाजे मारेंगे, तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। गेट रेप्रीमेंडेड यानी कि डांट खाना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल, जैसे कि तुमने एक गलती कर दी है, मिस्टेक के लिए आपको कमिट का यूज़ करना चाहिए, कमिट अ मिस्टेक, डू मिस्टेक नहीं होता और मेक अ मिस्टेक भी नहीं होता, ठीक है। कमिट अ मिस्टेक होता है, तो अगर कोई गलती है, जैसे कि यहाँ पे यू हैव कमिटेड द मिस्टेक यानी कि तुमने एक गलती की है, सो यू हैव टू फेस द म्यूजिक, इसीलिए तुम्हें जो अंजाम है उसका वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब क्या है, टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं दाल में कुछ काला है, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई सस्पिशन है जिसको आप पहले से ही एंटिसिपेट कर देते हो, पहले से ही उसके बारे में जान लेते हो। जैसे कि कुछ दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं बोले, कुछ जान पहचान के लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, वो आपसे कहें कि कहीं पे आओ और अकेले में आओ, तो आप समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कि वो आपको अच्छा ना बुरा करने वाले हों, तो आप पहले से ही जान जाते हो कि कुछ बुरा होने वाला है। कोई ट्रिक है जिसको आप पहले से ही समझ जाते हो कि कुछ बुरा होने वाला है, दाल में कुछ काला है, ये काम नहीं करना, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टू स्मेल अ रैट, यानी कि पहले से ही खतरे को भांप लेना, उसका अंदाजा लगा लेना। चलिए इसके मीनिंग को देखते हैं और इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ये इसका एग्जाम्पल, जैसे कि दीज फाइल्स आर नॉट डिलीटेड बाय मिस्टेक, यानी कि ये जो फाइल्स हैं ये गलती से डिलीट नहीं हुई है, मुझे तो इसमें कोई शक लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दाल में कुछ काला है, तो आई स्मेल और रेड हियर, यानी कि यहाँ मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई शक हो रहा है, ठीक है, समझे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी ही तारीफ करते रहना, हमेशा ये कहना मैं ये मैं वो, मेरे ये मेरे वो, किसी और की ना सुनना, सिर्फ अपनी अपनी कहते रहना और अपनी अपनी ही तारीफ करते रहना, बस। तो इसको क्या कहा जाता है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, समझे आप। बहुत सारे लोग आपके आसपास हो सकता है कि ऐसे हों जो कभी किसी और की तारीफ ना करते हो, हमेशा अपनी ही तारीफ करने रहने में ही बिजी रहते हों, उनके लिए जो ईडियम यूज़ किया जाता है वो होता है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है, समझे आप। चलिए इसके मीनिंग को और एग्जाम्पल को देखते हैं। हाँ जी, प्रेज वन सेल्फ यानी कि खुद की ही तारीफ करते रहना, टू शो ऑफ यानी कि दिखावा करते रहना, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा, जब आप अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आई हैव दिस आई हैव दैट, तो इस तरीके से जो एक्शन होता है इसको बोलते हैं टू शो ऑफ, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, आई हेट द पीपल, यानी कि मुझे नफरत है ऐसे लोगों से हु ऑलवेज ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट, जो अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, खुद की ही तारीफ करते रहते हैं, खुद का ही शो ऑफ करते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं लेकिन बातें बड़ी बड़ी, ठीक है। आई होप कि आपको ये इडियम समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। अ वाइल्ड गूज चेज, इसका मतलब होता है अ फ्यूटाइल सर्च, अ फ्यूटाइल सर्च, जैसे कि एक व्यर्थ की दौड़, एक व्यर्थ की खोज। जैसे कि आपने एक कहानी पढ़ी होगी, उस कहानी में क्या है, एक मुर्गी होती है और वो मुर्गी क्या देती है, सोने का अंडा देती है। अब आपने वो कहानी सुनी, अब आप जंगल जंगल भटक रहे हो, जंगल जंगल मुर्गी ढूंढ रहे हो आप कि ऐसी मुर्गी मिल जाए जो सोने का अंडा दे, तो आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो एक ऐसी चीज़ को पाने के लिए जो कि है ही नहीं, ठीक है। तो अपनी लाइफ उसके लिए बर्बाद मत करो जो तुम्हारे लिए नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वाइल्ड गूज चेज, यानी कि आप ऐसी चीज़ को पाना चाह रहे हो जो है ही नहीं, ठीक है। चलिए इसके मीनिंग को देखते हैं। हाँ जी, इसका मीनिंग क्या हो गया, फ्यूटाइल सर्च, यानी कि व्यर्थ की खोज, व्यर्थ की दौड़, ठीक है, जिसमें कुछ हासिल ही नहीं होने वाला, तो ऐसी दौड़ दौड़नी ही क्यों जिसमें कुछ हासिल ही ना हो। और वेस्ट एनर्जी ऑन समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, क्या तुम अस्तित्व में हो, क्या तुम इस पृथ्वी पे हो, हाँ जी। तो लेकिन यहाँ पर फ्यूटाइल सर्च में क्या हो रहा है, इसमें वाइल्ड गूज चेज में, कि ऐसी किसी चीज़ को चेज करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, ठीक है भैया। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
लाइक दिस, जॉन लॉस्ट हिज फोन, मे बी ही इज ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, यानी कि हो सकता है जॉन का जो फ़ोन था वो खो गया, ठीक है, लेकिन अब उसको ढूंढ रहा है। तो क्या खोया हुआ फ़ोन कभी वापस मिलता है? रेयर केस में, बहुत ही मुश्किल चांस है। तो यहाँ पर यही तो एग्जांपल दिया गया है कि जॉन लॉस्ट हिज फोन, यानी कि उसने अपना फ़ोन खो दिया। मे बी ही इज़ ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, यानी कि वो तो अब व्यर्थ में मेहनत कर रहा है उसको ढूंढने में, ठीक है, अब मिलना उसका नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, समझे आप। तो वाइल्ड गूज चेज किसी ऐसी चीज़ को चेज करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो अस्तित्व में है ही नहीं, अपनी एनर्जी व्यर्थ करना, वेस्ट करना, समझे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इर्रेगुलरली। जैसे कि आप पढ़ते हो 2 मिनट फिर रुक जाते हो, फिर पढ़ते हो फिर रुक जाते हो, फिर पढ़ते हो फिर रुक जाते हो, ठीक है। तो इर्रेगुलरली यानी कि जो काम निरंतर ना होता हो, यानी कि जो काम कॉन्टिन्यूस वे में ना होता हो, कभी होता हो फिर रुकता हो, होता हो रुकता हो, होता हो रुकता हो, तो इसको क्या बोलते हैं? बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो इसका मतलब होता है इर्रेगुलरली। लाइक दिस, द रेडियो वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि जो रेडियो है वो काम करता है कैसे? इर्रेगुलरली, यानी हो सकता है कभी चलता है, हो सकता है कभी नहीं चलता। आपके घर का रिमोट, आपके घर का रिमोट कभी कभी आप उसकी पीठ थपथपा देते हो तो वो चलता है, और कभी कभी वो नहीं चलता। तो कोई काम जो इर्रेगुलरली हो रहा है उसको बोल सकते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसका मीनिंग होता है इर्रेगुलरली, यानी कि अनियमित, जो रेगुलर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है तेजी से, तरक्की करना या फिर गति करना लेकिन तेजी से, ठीक है, प्रोग्रेस करना या फिर ग्रो करना लेकिन तेजी से, रैपिडली, यानी कि तेजी से तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि कई बार जब टीचर आपको अच्छे से पढ़ाता है तो आप बहुत तेजी से, रैपिडली ग्रो करते हो, बढ़ते हो आगे, ठीक है। तो उसमें भी इस तरीके का यूज हो सकता है। चलिए इसके मीनिंग को देखते हैं और इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। लाइक दिस, द ट्रीज हैव ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर द रेन, यानी कि बारिश के बाद, जब बारिश हो जाती है तो पेड़ पौधे कितनी तेजी से ग्रो करते हैं। तो वहाँ उसके लिए क्या यूज़ किया गया है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कि आप इसके मीनिंग को समझ पा रहे हो कि तरक्की करना, आगे बढ़ना, बढ़ना, और कैसे? लेकिन तेजी से आगे बढ़ना। तो उसी को क्या कहा जाता है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। वंस इन अ ब्लू मून, हाँ, इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब होता है जैसे कि 15 दिन के बाद अमावस्या नहीं, पूर्णिमा का पूरा चांद आता है, ठीक है, 15 दिन के बाद ही आता है शायद, ठीक है। तो 15 दिन तक उसका वेट करना पड़ता है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ही मुश्किल से घटित होती है, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त, स्पेशली वो दोस्त जो उधार लेके गया है, उसको भी आप देख नहीं पाते होगे साल महीने तक, ठीक है। तो यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसको देखना या फिर ऐसा कोई काम जिसको करना बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गया है, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? वंस इन अ ब्लू मून। इस तरीके से कि उसका जो भाई है, हिज ब्रदर इज इन अमेरिका, यानी कि वह अमेरिका में रहता है, एंड ही विजिट्स होम वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि वह बहुत ही मुश्किल से, कभी कभी ही अपने घर इंडिया वापस आता है, ठीक है, आप समझे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि ऐसा कोई नट जिसको तोड़ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, डिफ़िकल्ट हो, या फिर ऐसा कोई काम जिसको करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, तो उसको शो करने के लिए, उसको बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ये इडियम अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि कई लोग, कई बड़े बूढ़े, कई एल्डरली पीपल ऐसे होते हैं कि आप उनकी कितनी भी सेवा कर लो, लेकिन वो आपकी सेवा से कभी भी खुशी नहीं होते। तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ऐसा कोई काम हो सकता है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसको मनाना मुश्किल हो, ऐसा कोई काम है जिसको करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसको समझना या फिर सॉल्व करना भी डिफ़िकल्ट है, तो उसी को क्या कहा जाता है? अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। तो इसका मतलब अ डिफ़िकल्ट या फिर टफ टास्क टू डू या फिर परफॉर्म, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क जिसको करना या फिर परफॉर्म करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो या फिर टफ हो। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। इस तरीके से एग्जांपल हो सकता है, सम क्वेश्चंस टर्न आउट टू बी हार्ड नॉट टू क्रैक इन द एग्जामिनेशन, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टूडेंट्स से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था या फिर बहुत ज़्यादा टफ था। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, समझे आप? तैयारी कीजिए, अच्छी कीजिए, बेहतरीन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि ऐसी कहानी सुना देना
जिसका ना कोई सिर हो ना कोई पैर हो, यानी कि इतनी बकवास कहानी जिस पर कोई यकीन ना कर सके, ऐसी कहानी जो यकीन करने के लायक ही ना हो। ठीक है, तो जैसे कि एक शिकारी जंगल में गया, उसने अपना छाता इस तरीके से शेर की तरफ किया और शेर मर गया। तो क्या इस तरीके से ये पॉसिबल है कि छाता किसी शेर को मार दें? तो ऐसी कहानी जिस पर यकीन ना कर सकें उसको क्या कहा जाता है? अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, चलिए इसके मीनिंग को समझते हैं। यानी कि ऐसी कोई स्टोरी जिसको जो है तो झूठी लेकिन उसको प्रेजेंट किया जा रहा है सच की तरह, बिना सिर पैर की, जिस पर यकीन ही ना किया जा सके, इम्प्लॉजिबल। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। यानी कि शी टोल्ड अ कॉक एंड बुल स्टोरी टू पुलिस अबाउट द इंसिडेंट, यानी कि उसने पुलिस को इंसिडेंट के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर यकीन ही नहीं किया जा सकता था, बिना सिर पैर की कहानी, यानी कि ऐसी झूठी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है, कठिन है। समझे आप? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। टू बी अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है टू फील अनहेल्दी या फिर टू फील सिक, यानी कि बीमार महसूस करना, अच्छा महसूस न करना। जब भी आपको बोलना हो कि आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम अंडर द वेदर टुडे, आई एम अंडर द वेदर टुडे, यानी कि आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, आज मुझे बीमार बीमार सा महसूस हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके मीनिंग को समझते हैं। इस तरीके से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। आई डिडंट वर्क टुडे बिकॉज आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर, यानी कि आज मैंने काम नहीं किया क्योंकि मुझे आज क्या हो रहा था? आई वॉज फीलिंग सिक, आई वॉज फीलिंग अनहेल्दी। तो जब भी आपको इस तरीके से फील हो आप बोल सकते हैं टू बी अंडर द वेदर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। डेफ का मतलब क्या होता है? डेफ का मतलब होता है बहरा। तो यानी कि आप किसी से कोई बात कह रहे हो या फिर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसने आपकी तरफ बहरा वाला कान कर दिया है, तो क्या आप उसको सुनाई देगा? बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। आप कितना भी कुछ भी कहते रहो वो सुनेगा ही नहीं। यानी कि सिंपली वे में अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना, किसी की बातों को इग्नोर कर देना, उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देना। टू पे नो अटेंशन टू समवन। ठीक है, चलिए इसके मीनिंग को भी देखते हैं और बहुत आसानी से इसको समझते हैं। नाइस एग्जाम्पल कि इट्स रॉन्ग टू टर्न अ डेफ ईयर टू योर पेरेंट्स एडवाइस, यानी कि ये बहुत ही बुरी बात है कि अगर आप क्या कर देते हो? इग्नोर कर देते हो या फिर नेग्लेक्ट कर देते हो या फिर ध्यान नहीं देते हो किस पर? अपने माता पिता की एडवाइस पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है एनी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ठीक है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। सडन यानी कि अचानक से कोई न्यूज़ आई और वो अनएक्सपेक्टेड थी और स्पेशली नेगेटिव ही न्यूज़ होती है तो उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, आप समझे? यानी कि ऐसी कोई न्यूज़ जो अचानक से आई और वो जो न्यूज़ थी वो कैसी थी? वो एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी। समझे आप? चलिए इसके भी मीनिंग को क्लियर करके देखते हैं और इसका भी एग्जाम्पल बनाते हैं। अब इसके मीनिंग को और समझते हैं। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो कि अनप्लीजेंट है, यानी कि वो अच्छी नहीं है, स्पेशली नेगेटिव ही है। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। द न्यूज़ ऑफ हिज एक्सीडेंट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यहाँ पर ये जो बोल्ट है ना, जब आसमान में जो बिजली होती है उसको भी क्या बोलते हैं? बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, बोल्ट, लाइटनिंग बोल्ट। ठीक है, लाइटनिंग जो होती है। अब ब्लू यानी कि आसमान से, तो एक तरीके से ऐसी कोई न्यूज़, ऐसा कुछ जिसे सुन के बहुत गहरा धक्का सा लगे, झटका सा लगे, उसी को क्या कहा जाता है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, मीनिंग यहाँ है, एग्जाम्पल यहाँ है, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, तो बहुत अच्छे से हम इसको समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। अ स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है ऐसा कोई एनिमी, ऐसा कोई दुश्मन जो रहता तो हमारे साथ है, हमारे आसपास है, लेकिन वो है भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर हमारा दुश्मन। ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, नहीं मैं पड़ोसियों की नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बहुत आसपास आपके ऐसे लोग होंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? आई स्नेक इन द ग्रास, क्योंकि घास में बैठा हुआ सांप दिखाई नहीं देता लेकिन वो वहाँ होता है, ऐसा तो ऐसा ही एनिमी जो है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, उसी को क्या बोलते हैं? आई स्नेक इन द ग्रास। समझे आप? चलिए इसका भी मीनिंग और एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि ही लुक्स ऑनेस्ट, यानी कि वह लगता तो ईमानदार है, दिखता तो ईमानदार है, बट ही इज़ अ स्नेक इन द ग्रास, यानी कि वह एक छुपा हुआ शत्रु है। डोंट ट्रस्ट हिम, इसीलिए उस पर भरोसा मत करना। आई होप यू गॉट द आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एट वंस विट्स एंड, ये जो विट लिखा हुआ है, इस विट का मतलब होता है दिमाग, बुद्धि, और जब बुद्धि का एंड हो जाता है, अंत हो जाता है। जैसे कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने बहुत सारे मेथड्स लगा दिए उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर आप क्या हो गए? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, परप्लेक्स्ड हो गए। तो ऐसी ही स्टेट को क्या कहा जाता है? एट वंस विट्स एंड। समझे आप? यानी कि ऐसी
कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, परप्लेक्स्ड हो जाता है, उसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई ट्राइड एवरी पॉसिबल वे, यानी कि मैंने हर कोशिश की जो भी पॉसिबल था, बट नाउ आई एम एट माई विट्स एंड, यानी कि अब मैं बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गया हूँ, परप्लेक्स्ड हो गया हूँ। समझे आप? तो इस तरीके से आप इन ईडियम्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आप इनको लिख देंगे, इनके एग्जाम्पल्स को लिख देंगे, इनके मीनिंग्स को लिख देंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश पढ़ते रहिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।